हेलो दोस्तों और बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास है कक्षा 12 इतिहास विषय का जो 8वां चैप्टर है, किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर के हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। कौन कौन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पता है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं वस्तुनिष्ठ एक रिक्त स्थान और 2 लघुत्रात्मक। तो इसी हिसाब से बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही हम आज की इस क्लास में प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में जो ज्यादातर आबादी थी वो गाँव में रहती थी, और गाँव में जो आबादी रहती थी वो रहती थी 55%। 85% जो लोग हैं वो गाँव में रहते थे। छोटे खेतीहर जो किसान थे, जो खेती करते थे, और साथ ही जो भूमिहर संभ्रांत जो जमींदार लोग थे, ये दोनों ही किससे जुड़े हुए थे? तो दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। दोनों ही क्या काम करते थे? खेती का काम करते थे। मुगल राज्य जो है अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त करता था? टैक्स के रूप में मुगल राज्य को जो आमदनी प्राप्त होती थी वो कृषि उत्पादन से जो है प्राप्त होती थी। और खेतीहर समाज की जो बुनियादी इकाई थी वो कौन सी थी? तो वो गांव थी। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी और गांव में किसान रहते थे। मुगल राज्य के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कृषि है। और कृषि समाज की जो मूल इकाई है वो है गांव। इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले 16वीं 17वीं सदी के कृषि इतिहास को जानने के हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं, यानी मुगल कालीन कृषि इतिहास को जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथ और मुगल जो दस्तावेज हैं, ये हमारे जो है कृषि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत रहे हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में बात करें तो आईने अकबरी का नाम सुना होगा आपने। आईने अकबरी, और जिसको अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का तीसरा भाग है, और इस ग्रंथ की जो रचना की थी वो अकबर के इतिहासकार, अकबर के जो दरबारी कवि थे अबुल फजल, उसने जो है इस आईने अकबरी की रचना की थी। और आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है उस ग्रंथ का, अकबरनामा का। अकबरनामा जो ग्रंथ है इसका तीसरा भाग है आईने अकबरी। इससे हमें कृषि इतिहास की जो है जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईन अकबरी, जिसको आइन भी बोला जाता है। आइन जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा था। ये भी एक छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना कि जो अबुल फजल है वो किसके दरबारी थे? तो अबुल फजल अकबर के दरबारी थे। अकबर के क्या थे? दरबारी इतिहासकार थे। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल। छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना। आईने अकबरी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यह बताना था अकबर के सामाजिक जो है मेल जोल बढ़ाकर रखना चाहता है। अकबर अकबर जो है समाज में आपस में जो है मेल जोल बढ़ाना चाहता था। ये उद्देश्य है आईने अकबरी का। दूसरा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और इसको लिखने वाला कौन था? बाबर खुद था। बाबर ने खुद ने जो है अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा की रचना की थी। इससे भी हमें मुगल कालीन जो कृषि है उसका विवरण मिलता है इसमें। और इसमें सिंचाई के जो उपकरण हैं, बाल्टियां और रहट, इसकी जानकारी जो है बाबरनामा में मिलती है। अन्य स्रोत भी हैं कृषि इतिहास को जानने के। 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले दस्तावेजों से सरकार की आमदनी का ब्यौरा और विस्तृत जो जानकारी है वो मिलती है इन दस्तावेजों से। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज, कुछ अंग्रेजों के भी जो दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज, उससे हमें पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी मिलती है। इस प्रकार इस चैप्टर का जो शुरुआती जो प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न, वो ये है 16वीं 17वीं सदी के कृषि इतिहास को जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से ग्रंथ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान रखना इसको, ये प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद में आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही अकबर सामाजिक मेलजोल बढ़ाना चाहता था। इसी पर आधारित ये बुक्स है। आइन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग अकबर जो है सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक जो थे अबुल फजल, उनके मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ जो है कोई भी बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी जो है सफल नहीं हो सकती। उसका असफल होना पहले ही तय था। कोई भी इसके विरुद्ध, यदि राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो वो विफल होना तय है। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। एक प्रश्न, छोटा प्रश्न ध्यान रखना, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसानों के लिए कौन कौन से वर्ड मिले हैं हमें? तो किसानों को विशेष रूप से रैयत कहा गया है मुगल फारसी स्रोतों में। मुजरियान, आसामी किसान और किसान कहा गया है किसानों को। इन मुगल भारतीय जो फारसी स्रोत हैं, भारतीय फारसी स्रोतों में किसानों के लिए इन 4 वर्डों का प्रयोग मिलता है 16वीं 17वीं शताब्दी में। और ये एक अति लघुतरात्मक प्रश्न में आ सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि 2 आने वाले हैं इस चैप्टर से प्रश्न। 17वीं सदी के स्रोत किन 2 प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं? कौन से वो 2 किसान हैं जिनकी चर्चा करते हैं स्रोत ये? तो पहला है खुदकाश्त और दूसरा है पाहीकाश्त। कौन होते हैं ये दोनों? खुदकाश्त इस प्रकार के जो किसान हैं वो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन होती थी, यानी खुद काम करते थे, अपनी खुद की जमीन पर ही काम करते थे।
और पाही कास्त इस प्रकार के किसान वे थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे, यानी इनके पास खुद की जमीन नहीं थी, दूसरे लोगों के खेत पर ये काम करते थे। और कुछ लोग अपनी मर्जी से ही पाही कास्त बनते थे। यह तभी होता था जब करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अधिक लाभदायक होती थी। कुछ किसान अकाल, भुखमरी तथा आर्थिक समस्याओं के आने के बाद ही दूसरे गांव जाते थे। मुगल काल में किस क्षेत्र के किसान अमीर थे? उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ नहीं होता था उत्तर भारत में। और खेती जो होती थी वो किस पर आधारित होती थी? व्यक्तिगत मलकियत यानी कि निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित थी। और किसानों की जो जमीन है वो किसान खुद अपनी बेच भी सकते थे और खरीद भी सकते थे, यानी ये उनकी क्या होती थी? निजी प्रॉपर्टी, यानी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी इनकी होती थी। तो ये अब बेच सकते थे, अपनी खुद की निजी संपदा होती थी। गुजरात में 6 एकड़ जमीन वाला जो किसान है वो अमीर माना जाता था। छोटे प्रश्न के रूप में भी ध्यान रखना, गुजरात में जिसके पास 6 एकड़ जमीन होती थी वो किसान अमीर माना जाता था। और बंगाल में वही किसान के पास यदि बंगाल में एक औसत किसान के पास 5 एकड़ जमीन होती थी और बंगाल में 10 एकड़ जमीन वाला जो किसान था वो अमीर समझा जाता था। कहाँ पर? बंगाल में एक किसान के पास जो औसत जमीन है वो कितनी है? 5 एकड़। और बंगाल में जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो किसान अमीर माना जाता था। और हल जोतने वाले जो खेतिहर किसान हैं वो अपनी जमीन की सीमा पर जो हम मेड़ बनाते हैं उसी प्रकार ये क्या करते थे? अपनी जमीन की जो सीमा होती थी, खेत की सीमा, उस पर मिट्टी, ईंट या कांटों से पहचान के लिए वहां पर निशान लगाते थे कि मेरा खेत ये इतना है। तो अपने खेत के जो चारों तरफ है वो कुछ भी या ईंटें या फिर कांटे या फिर मिट्टी है उसका ढेर लगा देता था। मुगलकालीन सिंचाई पर एक प्रश्न आ सकता है लघुत्रात्मक, उसको देख लीजिए। भारत में जमीन की अधिकता, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि यानी खेती का लगातार विस्तार हुआ। ये कारण है खेती के विस्तार के। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो फसल बोई जाती थी वो गेहूं, ज्वार और बाजरे की खेती होती थी, जहां पर ज्यादा वर्षा होती थी। और जहां पर पानी नहीं था तो वहां पर सिंचाई की भी व्यवस्था होती थी। और छोटे खेतों तक पानी जो पहुंचाया जाता था सिंचाई, तो वो रहट के माध्यम से पहुंचाया जाता था। और सिंचाई के लिए राज्य ने कई नई नहरें बनाई और नाले खुदवाए और कई पुरानी जो नहरें थी उनकी मरम्मत भी करवाई। और शाहजहां का नाम आपने सुना होगा, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में शाह नहर की मरम्मत करवाई गई थी। ये छोटे प्रश्न के रूप में भी ध्यान रखना, शाह नहर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है शाह नहर। और इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुई थी। शाहजहां के टाइम पीरियड में इसकी मरम्मत यानी इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। तो ये छोटे प्रश्न में भी आएगा। मुगल काल में कृषि की जो मुख्य तकनीकें हैं इस पर भी एक लघुत्रात्मक प्रश्न तैयार कीजिएगा। मुगल काल में कृषि तकनीक वो पशु बल पर आधारित होती थी। छोटे प्रश्न इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना साथ में, क्योंकि कृषि पहले तकनीक नई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी, सिर्फ पशुओं के माध्यम से ही खेती की जाती थी, पशु बल पर आधारित होती थी, बैलों से खेत जोते जाते थे। लकड़ी का हल एक प्रमुख कृषि उपकरण था जिसे एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर बनाया जाता था। जो हिस्सा जमीन में धंसेगा वो लोहे का बना होता था। और लकड़ी का जो हल है वो मिट्टी को अधिक गहरा नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती थी जो फसल के लिए उपयोगी होती थी। मिट्टी की निराई गुड़ाई के लिए लकड़ी की मूठ वाले लोहे के पतले धार वाले जो उपकरण है वो काम में लाए जाते थे। और बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़कर बोने का रिवाज भी ज्यादा था। उस समय सिंचाई का जो मुख्य साधन था वो क्या था? रहट के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। इसमें भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो पशु बल पर आधारित होती थी खेती विशेष रूप से। और एक छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना, भारतीय कृषि की जो रीढ़ है वो किसे माना जाता है? तो मानसून को माना जाता था। भारतीय कृषि की रीढ़, हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, तो कृषि की जो रीढ़ है वो है मानसून। शाह नहर किस राज्य में स्थित है? छोटे प्रश्न के रूप में अभी देख लिया, पंजाब में स्थित है। जिसकी मरम्मत वो किसने करवाई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में इसकी मरम्मत हुई थी। ये प्रश्न ध्यान रखना, आईने अकबरी के अनुसार दोनों मौसम मिलाकर, आईने अकबरी में ही सारी जानकारी मिलती है, उसमें लिखा है कि दोनों मौसम मिलाकर यानी खरीफ के मौसम में भी और रबी के मौसम में भी 2 फसलें उगाई जाती है। तो दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत जो आगरा है, मुगल प्रांत आगरा उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। और दिल्ली प्रांत की बात करें, मुगल प्रांत दिल्ली, तो वहां पर 43 फसलों की पैदावार होती थी, 43। और बंगाल की बात करें तो केवल चावल की फसल, ओनली चावल की जो किस्में हैं वो 50 किस्में पैदा की जाती थी। चावल की अलग अलग किस्में 50 किस्में पैदा की जाती थी, जैसे बासमती चावल है, इस प्रकार 50 किस्में चावल की उगाई जाती थी बंगाल में। तो ये तीनों प्रश्न छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखने हैं इस चैप्टर से। रिक्त स्थान में भी ऐसे आ सकते हैं, कितनी किस्में? सीधा मुगल प्रांत आगरा में खाली जगह किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो कितनी? 39। इस प्रकार दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में केवल चावल की, या फिर चावल यहाँ पर खाली जगह में दे दे कि बंगाल में केवल खाली जगह की 50 किस्म पैदा होती थी, तो किसकी?
चावल के। इस प्रकार छोटे प्रश्न के रूप में आंकड़े वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सन के क्वेश्चन कम ही आते हैं। जिन से कामिल, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, इसको तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मुगल काल में कपास, गन्ना जैसी जो नकदी फसलें हैं उनको कहा जाता है जिन से कामिल। इसका मतलब है सर्वोत्तम फसलें, यानी जो सर्वोत्तम फसलें थी, सबसे ज्यादा उत्तम फसलें, वो कौन सी थी? कपास और गन्ना, क्योंकि इससे राज्य को ज्यादा फायदा होता था। कपास और गन्ने से टैक्स ज्यादा प्राप्त होता राज्य को, इस कारण इनको सर्वोत्तम फसलें कहा गया है, जिन से कामिल कहा गया है। इनका मूल्य भी क्या होता था? अधिक होता था, बाजार में बिकती थी तब इनका मूल्य भी ज्यादा होता था। मध्य भारत और दक्षिण पठार में जो है कपास उगाई जाती थी। कपास कहाँ पर उगाई जाती थी? मध्य भारत और दक्षिणी पठार में। और जबकि बंगाल जो है अपनी चीनी के लिए प्रसिद्ध था, चीनी जो गन्ने से बनती है। तो गन्ना और कपास का संबंध कहाँ पर उगाई जाती है और कौन सा राज्य प्रसिद्ध है किसके लिए, वो विशेष रूप से ध्यान रखना। और सर्वोत्तम फसलों में हम किसको शामिल कर सकते हैं? तो तिलहन, तिलहन में जैसे सरसों हो गया, और दलहन जो दालें फसलें हैं, इनको भी नकदी फसलों में आती है ये दोनों। और कपास और गन्ने जैसी जो फसलें हैं वो बेहतरीन फसलें थी। मुगल राज्य में भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा, मुगल राज्य भी जो है ये लोगों को कहता था, बढ़ावा देता था कि आप ये फसलें जो है बो, यानी कपास बो, और कपास के साथ साथ आप गन्ना जो है, गन्ने की फसल बो, क्योंकि इससे राज्यों को क्या मिलता था? ज्यादा जो टैक्स है वो प्राप्त होता था। इसके बाद में छोटे प्रश्न के रूप में 17वीं सदी में कौन कौन सी जो फसलें हैं वो विदेशों से भारत आई थी? तो मक्का, टमाटर, आलू, पपीता, अनानास और मिर्च, ये सारी जो है 17वीं सदी में, पहले लोग नहीं जानते थे इनके बारे में, 17वीं सदी में ये फसलें जो है विदेशों से भारत में, विदेशों से ये पौधे भारत में आए। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, जहांगीर ने। और अकबर ने तो 1604 में ही देखी थी इसको पहली बार, और अकबर 1605 में जो है दी एंड हो गया था, इसका निधन हो गया था अकबर का 1605 में। और 1604 में इसने एक साल पहले ही तंबाकू को पहली बार देखा। तो तंबाकू पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था जहांगीर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो जहांगीर ने लगाया था, अकबर नहीं करना है इसमें। मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के जो 3 घटक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है खेती और किसान जो खेती करता है, दूसरी पंचायत, और एक पंचायत का जो मुखिया है, गांव का मुखिया, जिसको मुकद्दम या मंडल बोलते हैं। छोटे प्रश्न के रूप में विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। 3 स्टार। हाँ, ये रिक्त स्थान में ध्यान रखना। मुगल जो मुसलमान समुदाय है उसमें कौन से व्यक्ति हैं जिनको नीच कार्यों से जुड़े लोग माना जाता है और इनको गांव की सीमा से बाहर रहना पड़ता था? तो ये लोग हैं हलाल खुरान। और इसी प्रकार बिहार में है मल्ला जादाओं, यानी नाविकों के जो पुत्र होते हैं उनको बोलते हैं मल्ला जादा। और ये जो लोग हैं इसकी जो तुलना है इनकी दासों से की जाती थी, यानी दास के समान इनको माना जाता था। और ये भी रिक्त स्थान में आ सकता है। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जो है जमावड़ा होता था, यानी बुजुर्गों का, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना, किसका महत्वपूर्ण स्थान था? तो बुजुर्गों का था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपके मुकद्दम या मंडल। ये छोटे प्रश्न में ध्यान रखना है, वस्तुनिष्ठ में भी। पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन है? मुकद्दम या मंडल, सरपंच नहीं करना है। मुखिया अपने पद पर कब तक बना रहता है? ये जो मुकद्दम या मंडल है, इसको मुखिया, यही है मुखिया, ये अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो इसका प्रश्न भी ध्यान रखना है, कब तक रह सकता है। गांव का मुखिया मुकद्दम या मंडल कहलाता था। मुखिया का चुनाव कौन करते थे? गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से इनका जो है चुनाव होता था, और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जो है वो जमींदार से लेनी पड़ती थी। और मुखिया अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। जैसे ही भरोसा उठ गया तो बुजुर्ग जो है इस मुखिया को बर्खास्त कर सकते थे। तो ये बुजुर्गों के, जब तक बुजुर्गों को भरोसा है तब तक बना रह सकता है। मुगलकालीन पंचायत में मुखिया के क्या क्या कार्य थे वो देख लो। गांव की आमदनी व खर्चे का जो हिसाब किताब है अपनी निगरानी में बनवाना, ये मुखिया का मुख्य काम है। और इसमें इसकी सहायता कौन करता है? पंचायत का जो पटवारी होता है वो इसकी मदद करता है इसमें। पंचायत का खर्चा गांव के उस खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति योगदान देता था। हर व्यक्ति जो है गांव के खजाने में पैसा डालता था और उसी से पंचायत का पूरा खर्चा चलता था। इस खजाने से उन अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। कोई भी बाहर से मुगल अधिकारी आ गया गांव में तो उसका खर्चा भी इसी से चलता था। इस खजाने का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और कोई भी सामुदायिक जो कार्य हैं, जैसे बांध बनानी हो, कोई नहर खोदनी हो, तो उसमें इस पैसे का खर्च जो है उपयोग किया जाता था पैसे का। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग जो हैं वो अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पंचायत को जुर्माना लगाने और समाज से बाहर करने जैसे
गंभीर दंड देने के अधिकार भी थे। समाज से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था, यानी कम टाइम के लिए किसी को भी समाज से बाहर बहिष्कृत कर सकते थे। इसमें जो भी दंडित व्यक्ति होता था जिसको समाज से बाहर किया है, उस व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति और अपने काम से जो है हाथ धो बैठता था, अपना व्यवसाय जो है उसको उससे हाथ धो बैठता था। एक प्रश्न जाति पंचायत पर तैयार कर लीजिएगा। मुगल काल में ग्राम पंचायतों के अलावा गांव में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत भी होती थी, जो समाज में अत्यधिक शक्तिशाली होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी और जमीन से जुड़े विवाद सुलझाती थी। यानी छोटे मोटे जो विवाद हैं, जमीन से जुड़े विवाद, जो दीवानी झगड़े हैं, उनका निपटारा करती थी कौन? जाति पंचायतें। जाति पंचायतें बताती थी कि कर्मकांडीय व्यवस्था आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। वास्तविक रूप से कहा जाए तो फौजदारी जो विवाद हैं, जो ज्यादा बड़े वाले झगड़े हैं, को छोड़कर अधिकांश मामलों में जो राज्य है वो जाति पंचायत के फैसलों को मानता था और फौजदारी जो मामले हैं वो राज्य खुद निपटाता था। सिर्फ दीवानी झगड़े जो हैं वो जाति पंचायतें ही निर्णय लेती थी उसका। मुगल काल में पंचायतें जो है वो गांव में एक छोटी सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। पंचायत तथा गांव का जो मुखिया है वो ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। तो गांव के बारे में लिखा है, मुगल काल में जो पंचायतें हैं वो गांव में एक छोटी सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। मुगल कालीन जो ग्रामीण दस्तकार है उस पर भी एक छोटा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का। गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% जो घर होते थे वो दस्तकारों के होते थे। कौन कौन होते थे दस्तकार? कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण जो दस्तकार हैं वो अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवाओं का जो है भुगतान करते थे। जो भी उनको सेवा दी उसके बदले पैसा ये देते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, भाई क्या पैसे देंगे उनको, या तो फसल दे देंगे या फिर कोई गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी है, वो जो है सेवाओं के बदले इनको दे देते थे। इसी प्रकार मिरास पर क्वेश्चन बन सकता है। मिरास क्या है? तो महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का जो है पैतृक अधिकार होता था, वंशानुगत अधिकार होता था। ये विशेष रूप से स्थान का भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में दस्तकारों की जो जमीन होती थी, जो जिस पर इनका पैतृक अधिकार होता था, वो कहलाती थी मिरास भूमि। यही व्यवस्था धीरे धीरे थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके भुगतान की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय है वो होता था। 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनारों को दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो जजमानी व्यवस्था कहलाती है ये। कहाँ पर? बंगाल में। परगना क्या है? तो परगना मुगल जो प्रांत थे राज्य, वहां पर एक प्रशासनिक प्रमंडल था। प्रांतों के अंदर परगना यानी राज्यों के अंदर जो तहसीलें हैं वो प्रशासनिक प्रमंडल यानी प्रशासनिक भाग है उसका, राज्य का भाग हो गया तहसील। पेशकश, किसी से हम पेशकश करते हैं। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी पेशकश। उपहार। मुगल कालीन कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका, इस पर एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल काल में पुरुष क्या करते थे? खेत जोतते थे। महिलाएं जो है बुआई, निराई, गुड़ाई और कटाई का काम करती थी। साथ साथ पकी हुई जो फसल होती थी उसको निकालने का काम भी करती थी। सूत काटती थी बर्तन काटने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे काम भी महिलाएं करती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि लोगों के घरों में भी काम करती थी और अपनी बनाई हुई चीजों को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। मासिक धर्म के समय महिलाओं को हल या कुमार का चाक छूने की अनुमति नहीं थी। बंगाल में ऐसी महिलाएं पान के बागान में नहीं जा सकती थी। महिलाओं में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इसलिए विवाहित महिलाएं कम थी। ग्रामीण समाज में शादी के लिए दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती थी और तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनी रूप से विवाह कर सकती थी। प्रचलित रिवाजों के अनुसार घर का मुखिया पुरुष होता था। इस प्रकार महिला पर परिवार और समाज के पुरुषों का नियंत्रण बना रहता था। यदि किसी महिला पर गलत रास्ते पर चलने का संदेह होता था तो उसे कड़े दंड दिए जाते थे, जबकि पुरुषों को बेवफाई पर दंड जो है वो नहीं दिया जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था।
हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वह स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदारी जो है पाई जाती थी। जंगल में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार का था? इस पर एक छोटा प्रश्न आएगा। मुगल काल में जंगली जो शब्द है उसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। यानी ये जंगल में अपना गुजारा किससे करते थे? जंगल से जो भी उत्पाद पेड़ों से प्राप्त हुए या फिर शिकार या वहां पर खेती करते थे स्थानांतरित, जिसको झूम खेती बोलते हैं। यह काम मौसम के अनुसार होते थे। जैसे भील जो है वो बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे करते थे, गर्मियों में मछली पकड़ते थे, मानसून के महीने में खेती करते थे, शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किए जाते थे। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब दो प्रश्न यहाँ से ध्यान रखने हैं। राज्य जंगलों के बारे में क्या कहता है, और बाबर मुगल राज्य क्या कहता है, और साथ ही मुगल राज्य का जो संस्थापक है बाबर, वो जंगल के बारे में क्या कहता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बड़े प्रश्न में भी इसको ऐड कर सकते हो, 2 नंबर वाले में भी। तो राज्य के अनुसार जंगल क्या है? उलट फेर वाला इलाका था, यानी बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। और बाबर के अनुसार जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके कारण राज्य के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और टैक्स चुकाने से मुकर जाते थे और गांव छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। शिकार अभियान क्या है? तो शिकार अभियान राज्य के लिए गरीबों और अमीरों सहित समस्त जनता को न्याय प्रदान करने का एक माध्यम था। इसके माध्यम से इसके नाम पर क्या करते थे? सम्राट अपने विशाल साम्राज्य का दौरा करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। पायक कौन होते थे? पायक असम, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पायक असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। यानी पायक वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। और अहोम राजाओं ने जंगली हाथियों को पकड़ने पर अपने एकाधिकार की घोषणा कर रखी थी। यानी कि जंगल में हाथी सिर्फ असम में सिर्फ यही अब पकड़ेंगे और कोई नहीं। और सिंध इलाके में जो है कबीले जो सेना थी, जंगल के जो कबीले होते थे उनका समूह जो था, वहां पर सिंध इलाके की कबीले सेना में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सैनिक होते थे। जमींदार और उनकी शक्ति में जमींदार की कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन ये खुद खेती नहीं करते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे और इन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक व आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत के कारण जाति और राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देना था। जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत जमीन थी, जिसे मिल्कियत कहते हैं। मिल्कियत यानी निजी संपदा। मिल्कियत जमीन पर जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए होती थी खेती, और अक्सर इन जमीनों पर जो दिहाड़ी के मजदूर हैं या फिर जो पराधीन जो मजदूर हैं वो काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या फिर इनको गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से टैक्स वसूल कर सकते थे। इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। और जमींदारों के पास सैनिक भी होते थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले और अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थी, जिनमें घुड़सवार है, तोपखाने हैं और पैदल सिपाहियों के जत्थे जो हैं वो जमींदारों के पास होते थे। निचली जातियों के लोग भी 4 तरीकों से जमींदार बन सकते थे। छोटा प्रश्न इसमें ध्यान रखना, कौन कौन से वो 4 तरीके हैं जिससे निचली जाति के लोग जो हैं जमींदार बन सकते थे। तो वो 4 तरीके ये हैं। नई जमीनों को बसाकर, भूमि अधिकारों के स्थानांतरण से, राज्य के आदेश से, और भूमि खरीद कर कोई भी निचली जाति का व्यक्ति है वो जमींदार बन सकता था। जरूरतमंद किसानों को साजो सामान व उधार भी देते थे जमींदार, और बाजार भी स्थापित करते थे ताकि किसान जो है अपनी फसल इस बाजार में बेच सके। जमींदार, ये छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना, किसानों का जो शोषण करने वाला तबका है वो कौन सा है? तो जमींदार है। भू राजस्व प्रणाली पर एक छोटा प्रश्न हमेशा आता है, 2 नंबर का। जमीन से मिलने वाला राजस्व जो है वो मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार था। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में सूचनाएं एकत्र करता था। और भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे। कौन से? एक तो कर निर्धारण यानी जमा, यानी निर्धारित रकम जो होती थी, और वास्तविक वसूली यानी हासिल सचमुच वसूली गई रकम। और अकबर ने अमील गुजार या राजस्व वसूली के लिए किसानों के सामने 2 विकल्प रखे थे। या तो आप टैक्स जो है वो नगद के रूप में दो, या फिर फसलों के रूप में टैक्स दो।
राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा रखता था, जिससे कई बार वसूल कर पाना किसानों के लिए संभव नहीं हो पाता था। मुगल राज्यों में हर बार में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई और अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का संकलन किया और उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की जो लंबाई है उसके नापने के प्रयास जो है वो जारी रहे थे। 1565 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में किसानों की संख्या जो है उसका सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। इतने बड़े शासक ने भी आदेश दिया, उसकी भी पालना नहीं हुई, क्योंकि उपमहाद्वीप के जो कई बड़े हिस्से थे वो जंगलों से घिरे हुए थे। ये एक विशेष रूप से ध्यान रखना प्रश्न। अकबर के शासन में भूमि का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार था? आईने अकबरी के अनुसार तो 4 प्रकार की भूमियां होती थी, एक पोलज, एक परोती और एक चाचर और एक बंजर। और औरंगजेब के शासनकाल में एक यात्री आया था, वो कौन था? 1690 में आया था, वो था जोवानी कारेरी, इटली का यात्री था। आईने अकबरी पर एक टिप्पणी तैयार कर सकते हो। आईने अकबरी की रचना की बात करें तो अबुल फजल ने की थी। ये 3 भागों में बंटी हुई है, अकबरनामा। और इस अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो कहलाता है आईने अकबरी। इसको 5 संशोधनों के बाद 1598 में पूरा किया गया था। 1598 में ये तैयार हो गई थी पुस्तक। आईने अकबरी कई मामलों में विस्तार से चर्चा करती है। कौन कौन से हैं? ये 3 पॉइंट हैं, इस पर ये विस्तार से चर्चा करती है। और आईने अकबरी जो है वो अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। ये एक प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखना यहाँ से, रिक्त स्थान या छोटे प्रश्न के रूप में। और आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आइन जो है आईने अकबरी, जो अकबरनामा है वो कितने भागों में है? तो अकबरनामा हो गया आपके 5 भागों में, अकबरनामा 3 भागों में हो गया। अकबरनामा के 3 भाग हैं। तीसरा जो भाग है वो है आईने अकबरी, और आगे आईने अकबरी खुद 5 भागों में बंटी हुई है। आईने अकबरी कितने भागों में है? तो आईने अकबरी 5 भागों में है, जिसमें से 3 भाग हैं। 5 भाग कौन से हैं? मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। और मुल्क आबादी में 12 प्रांतों का वर्णन है। और चौथी और 5वीं जो किताब है वो यह है जिसमें भारत के धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाज से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें है। और आईने अकबरी के अंत में क्या लिखा है ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी के अंत में अकबर के शुभ जो वचन है, अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है आईने अकबरी के अंत में। और आईने अकबरी की प्रमुख कमियां कौन कौन सी है उसको देख सकते हो आप। प्रमुख कमियां कौन कौन सी रही है आईने अकबरी की। और लास्ट जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, मुगल काल के समय दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो सयूरगल कहलाता था, दान में दिया गया राजस्व अनुदान। किसी भी को भी दान देते थे तो वो कहलाता था सयूरगल। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है, आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी ब्लॉकमैन ने किया था। महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, अगले चैप्टर से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।